नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन वीडियो में क्लास में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा आज कक्षा 12वीं के विषय जीव विज्ञान में अध्याय फर्स्ट आवर्त बीजी पादपों में जन्म के भाग 2 को लेकर आया हूँ। प्रथम भाग के अंदर हमने प्राकृतिक कायिक जनन को पढ़ा था, इसके अलावा लैंगिक जनन की विधियों को पढ़ा था। आज हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियों को पढ़ेंगे। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का उपयोग मनुष्य के द्वारा विकसित की गई तकनीकों के द्वारा नए पौधों का निर्माण किया जाता है। इस विधि के उपयोग से मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए वांछित प्रजातियों का प्रवर्धन करता है, यानी कि वे प्रजातियां जो मनुष्य के लिए ज़्यादा आवश्यक है उनका वो अलग अलग तकनीकों की सहायता से उनको उगाता है। अर्थात यह विधियां मानव के द्वारा निर्मित की गई है। इस विधि की सहायता से पादपों के उत्पाद में वृद्धि की जा सकती है, यानी आप कम समय के अंदर अधिक पादपों का उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु में कायिक प्रवर्धन के लिए सबसे ज्यादा सर्वोत्तम ऋतु होती है, यानी कि पौधों के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए सर्वाधिक जो उपयोग जो ऋतु मानी गई है वर्षा की ऋतु और बसंत की ऋतु मानी गई है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 3 प्रमुख विधियां होती है, यानी इसको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले है कर्तन विधि, दूसरी है दाब विधि और तीसरी है रोपण विधि। आपके कोर्स के अंदर कर्तन विधि को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। दाब विधि को भी 2 भागों में बांटा गया है, टीला दाब विधि और वायु दाब विधि। और रोपण विधि के 4 भागों में बांटा गया है, जिह्वारोपण, फच्चर रोपण, किरीट रोपण और अंतिम अवस्था है कलिका रोपण। अब हम इनका सबका विस्तृत अध्ययन करते हुए सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कर्तन विधि का। कर्तन विधि से अभिप्राय काटने से होता है, इसे कलम भी कहा जाता है। ये जड़ तथा तने के वे टुकड़े होते हैं जिनका उपयोग पौधशालाओं में यानी नर्सरियों में नए पौधों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कर्तन में अपस्थानिक जड़ों को विकसित करने के लिए विशेष प्रकार के रसायन या पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है। आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं कि आपके कोर्स के अंदर आगे का अध्याय में पादप हार्मोन एक अलग से टॉपिक दे रखा है, जिनके द्वारा पौधों में वृद्धि की जाती है, उनमें फलों का पकाव किया जाता है और वृद्धि को रोकने में भी सहायक होते हैं। इसलिए हम उनका विस्तृत अध्ययन आगे वाले पाठों में करेंगे। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि पौधों में कर्तन विधि के लिए 2 प्रकार के रसायन जिसका नाम है NAA और IBA का उपयोग किया जाता है। पादपों में कर्तन 2 प्रकार से संपन्न होता है। पहला है मूल कर्तन। इस विधि में वांछित पौधे की जड़ों के लंबे टुकड़े लेकर उनको जमीन के अंदर रोप दिया जाता है। जड़ के इन टुकड़ों में अपस्थानिक जड़ विकसित करने की क्षमता पाई जाती है और इस विधि में मूल कर्तन को उदर स्थिति उदर यानी कि सीधा जमीन के अंदर उदर स्थिति में लगाया जाता है और जिससे शीर्ष पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं स्फुटित हो सके, यानी कि उसको जमीन में सीधा बो दिया जाता है ताकि ऊपर के उसके ऊपरी हिस्से पर अपस्थानिक कलिकाएं विकसित हो सके। मैंने चित्र के माध्यम से ये स्पष्ट करने की कोशिश की कि यह एक वृक्ष है। इसके जमीन के अंदर वाला भाग जड़ें कहलाती है, जड़ों के नीचे ये मूल वाला स्थित है। इन हिस्सों से मूल को काट कर यदि हम दूसरे जगह पर थोड़ी थोड़ी गैप रखते हुए थोड़ा थोड़ा स्थान छोड़ते हुए जमीन में इन मूलों को बोएंगे तो कुछ समय बाद इनमें अपस्थानिक कलिकाएं विकसित हो जाएगी और इनके ऊपर की तरफ यानी कि सिर्फ जमीन से ऊपरी हिस्से पर इनमें नए प्रौढ़ों का निर्माण होना यानी अपस्थानिक कलिकाएं स्फुटित होना शुरू हो जाएगी। अधिकतर उदाहरण के रूप में इस विधि का उपयोग नींबू के अंदर, अमरूद के अंदर, सेब के अंदर या चेरी के उत्पादन में किया जाता है। अब हम इसका दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, स्तंभ कर्तन। इस विधि में पौधे के तने वाले भाग को उपयुक्त आकार के छोटे टुकड़ों में काटकर जमीन के अंदर रोपा जाता है। इन टुकड़ों से शीघ्र जड़ें उत्पन्न कराने के लिए इन टुकड़ों के निचले भाग को रोपने से पहले कुछ समय तक उपयुक्त रसायन में डुबोया जाता है। यहाँ पर उन्हीं रसायनों का उपयोग करते हैं जिनका नाम अपन ने पहले वृद्धि हार्मोन के रूप में लिया था। मैंने चित्र के द्वारा स्पष्ट किया, ये एक वृक्ष है, ये इसकी शाखाएं हैं और इन शाखाओं को काट कर कुछ दूरी पर जमीन में अलग अलग स्थानों पर बो दिया जाता है और कुछ समय बाद में इन रसायनों के प्रभाव से इनमें नए प्रौढ़ों का निर्माण होना शुरू होता है। स्तंभ कर्तन कई अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारक है प्रवर्त की लंबाई। यहाँ प्रवर्त से अभिप्राय शाखा से होता है, दूसरा है मात्र पौधे की आयु और तीसरा है रोपण का वातावरण, यानी आप किस मौसम के अंदर रोपाई कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले ही बता चुका हूँ, वर्षा ऋतु और बसंत की ऋतु इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। उदाहरण के रूप में गन्ना है, अंगूर है, गुलाब है, बोगनविलिया है, चाय है और गुड़हल के पौधों में इस विधि के द्वारा आप जनन की क्रिया संपन्न करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली विधि, दाब विधि। इस विधि में पौधे की शाखा या तने को उचित परिस्थितियां उपलब्ध कराकर मुख्य पौधे से शाखा को बिना अलग किए ही जड़ें उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
पिछली विधि में हमने पढ़ा था, यानी कर्तन विधि में हमने पढ़ा था, हमने पौधे को मुख्य पादप से अलग करके उन्हें जमीन में दूसरे स्थानों पर बोया था। यहाँ पर पौधे को अलग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे बिना अलग किए ही नई जड़ों को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जाता है। दाब विधि की दो प्रमुख विधियां होती है। पहला होती है दाब विधि की दो प्रमुख विधियां, पहली है टीला दाब विधि और दूसरा है वायु दाब विधि। अब हम इन दोनों विधियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है टीला दाब विधि। इस विधि में तने की झुकी हुई शाखा को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वह शाखा लचीली और मुलायम हो सकनी चाहिए। यहाँ इस बात का और भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यहाँ पे एक से ज्यादा पर्व संधियों को जमीन में दबाया जाए तथा शाखा का शेष भाग जिस पर पत्तियां लगी वो हमेशा जमीन से ऊपर की तरफ यानी बाहर की तरफ होना स्थित है। कुछ समय बाद जमीन में दबे हुए पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें फूटने लगती है और सही समय आने पर उस शाखा के मुख्य पादप से काट कर उसे मिट्टी सहित अलग करके दूसरे स्थानों पर बो जाता है। उदाहरण के लिए इसमें मोगरा या चमेली का उपयोग किया जाता है। मैंने इसको आगे स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए एक चित्र बनाया है। इसमें ये पौधा है। इस पौधे की कुछ शाखाओं को मैंने जमीन के अंदर दबा दिया है और इसका शीर्ष वाला भाग जो पत्तियों वाला भाग है उसको मैंने ऊपर की तरफ स्थित कर दिया है। जब ये इससे अपस्थानिक जड़ें होना विकसित हो जाएगी तब इनको इस भाग से यानी यहाँ वाले भाग से इनको काट कर पुनः दूसरे स्थान पर बो दिया जाता है, जिससे नए पादप का निर्माण होना शुरू होता है। अगली विधि है वायु दाब विधि। ये बोर्ड की परीक्षाओं के हिसाब से इंपॉर्टेंट विधि और कई बार आपके परीक्षाओं के अंदर इसको पूछा जा चुका है। इसे गुट्टे लगाना विधि भी कहा जाता है। इस विधि में इसका उपयोग अधिकतर वृक्षों में किया जाता है, यानी कि जो बड़े वृक्ष होते हैं उसके अंदर बड़े वृक्षों में इनका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, जिनकी शाखाएं मोटी या काष्ठी होती है। इस विधि में उपयुक्त शाखा के स्वस्थ भाग पर छाल को यानी ऊपर की जो पतली वलय होती है, छाल होती है, उसको चाकू की सहायता से हटा दिया जाता है। अब इस छाल रहित इस भाग पर मॉस, गीली मिट्टी या रुई से इसको ढक दिया जाता है, जो इस भाग को नम और सुरक्षित बने रखती है। लंबे समय तो उसको नम और सुरक्षा प्रदान करती है। इसी भाग को हम गुट्टी कहते हैं। इस गुट्टी वाले भाग पर बूंद बूंद करके यानी कि थोड़ी थोड़ी देर बूंद बूंद करके पानी टपका जाता है और इसके लिए इसकी ऊपरी शाखा पर एक घड़ा लटका दिया जाता है, जिसके तल में एक छेद करके उसमें से रस्सी का टुकड़ा लगा दिया जाता है और इस रस्सी की सहायता से पानी बूंद 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 होते हुए उस गुट्टी की तरफ आता रहता है, जिसके कारण हमेशा नम बनी रहती है। 7 से 8 सप्ताह के बाद गुट्टी वाले भाग से जड़ें निकलती हुई दिखाई देती है। अब इस भाग यानी इस जड़ युक्त भाग को मुख्य पौधे से अलग कर मिट्टी में रोप दिया जाता है, जो कुछ ही समय में नए पादप का निर्माण करना शुरू करता है। इसका उपयोग सबसे ज्यादा आम के अंदर, अनार के अंदर, लीची के अंदर, अमरूद के अंदर, संतरा के अंदर और नींबू के अंदर करते हैं। मैंने यहाँ पे चित्र के द्वारा स्पष्ट किया है। एक पेड़ लिया है, उसकी शाखा ली है, शाखा के मध्य वाले भाग को छाल से यानी उसके मैंने छाल को मैंने इसको हटा दिया है और इसके चारों तरफ मैंने मॉस या रुई को बांध दिया है, पूरी तरह से लपेट दिया है। ये वाला जो बंधा हुआ भाग है इसको नाम मैंने गुट्टी दिया है, ठीक है। अब इसके जस्ट ऊपर की तरफ यानी ऊपर वाली शाखा के ऊपर मैंने एक घड़े को लटका दिया है। घड़े के नीचे वाले भाग पर छेद कर दिया गया है। यह घड़ा पूरी तरह से पानी से फिल है और इसमें से रस्सी की सहायता से बूंद बूंद करके पानी इस गुट्टी के ऊपर आता है, जो उसको नम और चिकना बनाए रखता है। तो ये जो विधि है ये आपके वायुदाब विधि या गुट्टी विधि कहलाती है। यह विधि आपके परीक्षाओं के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण और कई बार परीक्षाओं के अंदर आ चुकी है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने प्रमुख रूप से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की कर्तन विधि को पढ़ा और उसके बाद में हमने दाब विधि को पढ़ा। इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे गुट्टी विधि या दाब विधि कहा जाता है। तीसरा जो विधि है रोपण विधि है, वो हम इसके अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। नमस्कार।